हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं लाली वर्मा आप सभी 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और स्वागत करते हुए आशा भी करती हूं, बिल्कुल हमेशा की तरह ये आशा भी करती हूं कि आप सभी होंगे स्वस्थ, प्रसन्न, खुश और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने पसंदीदा चैनल, अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म, जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर अपनी पाठ्य पुस्तक किसलय का वीडियो देखने बैठ गए होंगे। प्यारे बच्चों, मैग्नेट ब्रेन्स, आपको बता दूं एक बार फिर से कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो भारत का नंबर 1 है, जिसमें कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन, वो भी सभी विषय की ऑनलाइन एजुकेशन। आप सोचो, कक्षा 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी विषय की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड की जाती है, की जा रही है। इसलिए आपको बने रहना है हमारे साथ और पढ़ते रहना है बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ। आज मैं लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक किसलय का पाठ 20। नाम तो आपने सुना ही होगा, झांसी की रानी। लिखा है कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। ये एक ऐसी कविता है, ये एक ऐसी रचना है जो हमें पूरे जोश, उमंग और उत्साह से भर देती है। तो आइए, कविता को पढ़ने से पहले हम कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जीवन से संबंधित कुछ पहलुओं को जानें और जाने कि उन्होंने इसकी रचना कब की थी। नाम सुभद्रा कुमारी चौहान। जन्म स्थान गांव निहालपुर, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध रचनाएं, सुभद्रा कुमारी जी की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है झांसी की रानी। झांसी की रानी, बिखरे मोती, ये रचना आपकी प्रकाशित हुई सन 1932 में। कब हुई बेटा? कोई आपसे पूछे कि झांसी की रानी जो सुभद्रा कुमारी जी की रचना है वो प्रकाशित कब हुई, तो आप कहिए कि 1932 में। अब यहाँ पर हम देखें तो उनका जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904। रचना प्रकाशित कब हुई? 1932 में। ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पूत के पांव पालने में दिखना। ये आपने मुहावरा जरूर सुना होगा, कहावत जरूर सुनी होगी। तो जिस भी तरफ रुझान होता है, जिस भी तरफ जिसकी रुचि होती है, चाव होता है, उसकी जो प्रतिभाएं हैं वो बिल्कुल दिखाई देने लगती हैं। तो आपका जो रुझान है रचनाओं की तरफ था, हिंदी साहित्य की तरफ था, तभी तो आपने प्रारंभ से, बचपन से ही आप कविताएं लिखने की शौकीन थी। ये कई बार हमने इनकी रचनाओं में पढ़ा है। जैसे महादेवी वर्मा इनसे छोटी थी लेकिन इनके ही छात्रावास में पढ़ी थी। ये सीनियर रही थी, वो जूनियर रही थी। इन दोनों की अच्छी खासी मित्रता भी थी। तो झांसी की रानी और बिखरे मोती जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है वो 1932 में प्रकाशित हुई। उन्मादिनी 1934 में और सीधे साधे चित्र 1947 सॉरी। क्यों प्रसिद्ध हुई? कोई क्यों प्रसिद्ध होता है? किसी का नाम कैसे हर एक व्यक्ति की जुबान पर होता है? आखिर कुछ तो कारण होता होगा, नहीं तो सभी प्रसिद्ध ना हो जाएं। क्या धन दौलत, पैसा, रुपया कमाने से प्रसिद्धि मिलती है? सिर्फ मैं बात कर रही हूं, सिर्फ धन दौलत, रुपया, पैसा कमाने से ही प्रसिद्धि मिलती है? नहीं नहीं नहीं, है ना? तो क्या बात है भाई, फिर कैसे प्रसिद्धि मिलती है? प्रसिद्धि मिलती है कर्मों से। क्या आपने कर्म किए? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की यदि हम बात करें तो वे कवयित्री रही हैं और लेखिका रही हैं। यहाँ एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि कभी कभी एक नंबर के प्रश्न में शुद्ध शब्द कौन सा है ना, ये पूछ लिया जाता है। तो कवयित्री हुए, बहुत सारे वीरांगना हुए और नेत्री हुए, विदुषी हुए, ये शब्द आ जाते हैं। इनका शुद्ध और अशुद्ध हमें पता होना चाहिए। कभी कभी लिखा जाता है ऐसा, कवित्री ऐसा भी लिखा जाता है। फिर कभी लिखा जाता है कवियत्री, फिर कभी लिखा जाता है कवयत्री, तरह तरह से लिखा जाता है। फिर कवियत्री ऐसा भी लिखा जाता है। अब आपको देखना होगा कि इसमें से सही क्या है। तो कवि से आप कभी मत चुनना कि भाई कवि है
कवि ऐसा लिखाता है तो ये वाला सही होगा, नहीं, ये गलत, ये गलत, ये गलत। कवयत्री, कवयत्री, देखो यही सही है, कवयत्री। और लेखिका रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। मृत्यु 15 फरवरी 1948, सिवनी जिला मध्य प्रदेश। बेटा देखो 4 में जन्म हुआ, 48 में मृत्यु, महज 44 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हम यूं कहें कि बहुत जल्दी ही ये प्रसिद्ध, ये प्रतिभा की धनी कवयित्री हम सबको इस दुनिया से छोड़कर चली गई, इस दुनिया को विदा कहकर चली गई बहुत ही कम आयु में, मात्र 44 वर्ष की आयु में। 1904 से 1948 44 वर्ष ही होते हैं। तो जन्म 1904, मृत्यु 1948। साथ ही साथ जो झांसी की रानी कविता है 1932 में प्रकाशित हुई, उसी के साथ एक और इनकी रचना है बिखरे मोती। इन रचनाओं के नाम आपको अवश्य याद रखना है, ताकि जो हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न कभी पूछे जाते हैं तो उनमें रचनाएं पूछ ली जाती हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है। अब झांसी की रानी, बिखरे मोती, झांसी की रानी तो आपको पता ही होगी पहले से, और भी अक्सर हमें पता रहती है कि भाई ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है, लेकिन फिर बिखरे मोती है, उन्मादनी है, सीधे साधे चित्र है। इसके अलावा यदि कोई रचना पूछ ली जाए, हमें याद रखना होता है बेटा, ये प्रसिद्ध जो रचनाकार हैं, कवि या कवयित्री जी हैं, उनकी रचनाओं के बारे में हमेशा हमें पूरी तरह से चौकन्ना और रहना चाहिए, और उनकी रचनाओं का नाम भी हमें याद रखना चाहिए, ताकि जब कभी भी हम चाहे अपनी कक्षा की परीक्षा दे रहे हों या फिर हम प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हों, वो बिल्कुल समझ में आ जाता है कि हाँ, इनका हम याद रखेंगे। जितना ज्ञान का क्षेत्र हम बढ़ाएंगे उतना ही लाभदायक होगा, और ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ज्ञान असीमित है, ज्ञान असीमित है, उसका कोई भी छोर नहीं है। अर्थात इस दुनिया में पूरी तरह से कोई भी ज्ञानी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो पढ़ लिख कर बहुत, मतलब मैंने सारी विद्या अर्जन कर ली है, तो ये उसका अहंकार है। जब अहंकार होगा तो वो विनम्रता भूल जाएगा। लेकिन जो ज्ञान अर्जन के साथ साथ विनम्रता भी रखते हैं, लोग उन्हीं को नमन भी करते हैं। आइए अब हम जानते हैं उस प्रसिद्ध कविता के बारे में, जिसके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, और कभी कभी आपने विद्यालय में, जैसे 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, गांधी जयंती हुई, जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं, उन त्योहारों पर आपने प्रस्तुति भी दी हो सकती है। बिल्कुल। तो मैं, अच्छा, एक क्या है नाम, क्या नाम है आप में से किसी ने, सॉरी मैं भूल रही हूँ, मुतानजिर, तानजर, ऐसा कुछ नाम है। तो कमेंट किए हैं बच्चों ने, तो सॉरी मैं आपका नाम भूल रही हूँ। बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ आपको बुलाने वाली हूँ। आपने कहा है कि आप गांव में रहते हैं, साथ ही साथ आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है। बेटा मैं आपका नाम भूल रही हूँ अभी, बिल्कुल याद आ जाएगा तो मैं अभी आपका नाम लूँगी, बीच में भी ले सकती हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। कुछ इस तरह की रचनाएं आपने अवश्य पढ़ी होंगी जिनमें स्वतंत्रता सेनानियों की बात हो, कुछ गीत आपने सुने होंगे, कुछ फिल्में जो पुरानी फिल्में आती थीं, जैसे क्रांति हुई, और भी बहुत सारी फिल्में हैं जिनके माध्यम से क्रांतिकारियों का जीवन, बॉर्डर मूवी हुई, संदेशे आते हैं वाली मूवी हुई, बहुत सारे हमने ऐसी देखी जिसमें भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का बखान है। अब हम चलते हैं झांसी की रानी कविता के बारे में जानने के लिए कि कब की कविता है। सन 1857 की क्रांति भारतीय स्वाधीनता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है। अब हम देखें कि सन 1857 की क्रांति, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, वो इतिहास की एक ऐसी कहानी है या इतिहास का अविस्मरणीय अध्याय है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। अविस्मरणीय मतलब
कभी ना भुलाने वाला, कभी न भुलाने वाला। ठीक है, ये होता है अविस्मरणीय। अविस्मरणीय का अर्थ होता है जिसे कभी ना भुलाया जा सके। ठीक है, ब्रितानी हुकूमत, ब्रितानी समझ रहे हैं, हिंदी में लिखा है ब्रितानी, जिसका ब्रिटिशर्स, अंग्रेजी में हम कहते हैं ब्रिटिशर्स की ओर संकेत करता है ये ब्रितानी हुकूमत। तो ब्रितानी हुकूमत से विद्रोह का विस्तार समाज के तबके तक हुआ, अर्थात जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने अपना जो विस्तार है वो इस तरह से किया कि धीरे धीरे धीरे, कहते हैं ना कि भाई तुमने तो उंगली पकड़कर हमारा हाथ ही पकड़ लिया, हमने तो तुम्हारी जरा सी अच्छी बातें क्या करी तुमसे कि तुम तो हमारे सिर पर ही चढ़ने लगे, सुना होगा आपने। तो ब्रितानी हुकूमत ने भी ऐसा ही कुछ किया था, आए थे व्यापार करने और भारत की संपन्नता देखकर उनका मन डवाडोल हुआ, उनके मन में लालच उत्पन्न हो गया और वे फिर यहीं बस गए। ना केवल बस गए बल्कि भारतीयों को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, अर्थात हमारी पूरी जो भारत भूमि है उस पर अपना कब्जा जमा लिया, हमें अपने अधीन कर लिया और हमें परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ दिया। आए थे व्यापार के उद्देश्य से, लेकिन उन्होंने इसी को अपने गुलाम बना लिया। ये किया था इन्होंने। ब्रितानी हुकूमत से विद्रोह का विस्तार समाज के हर तबके तक हुआ। ये जो कविता लिखी गई है सन 1932 में जो प्रकाशित हुई थी, याद रखना कि ये हर एक जो भारतीय हैं उनके मन में स्वतंत्रता की चिंगारी बोने का इस कविता ने, इस रचना ने काम किया। हर एक भारतीय के मन में स्वतंत्रता की एक लहर दौड़ी, जिसके माध्यम से सभी अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो सके। और इस कविता ने, इस रचना ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, क्योंकि तब कोई फ़ोन नहीं थे, तब कोई सोशल मीडिया नहीं थी कि समाचार दिख रहे हैं कि क्या कहाँ कहाँ किसको प्रताड़ित किया जा रहा है, किस पर अत्याचार किया है, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ प्रसिद्ध रचनाकार रहे, हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं, जिनकी रचनाओं के माध्यम से भारतवासियों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की भावना जागी और अपने लिए स्वतंत्रता की भावना। ठीक है, अब यहाँ आया है कि ब्रितानी हुकूमत से विद्रोह का विस्तार समाज के हर तबके तक हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता झांसी की रानी के जीवन वृत्त, संघर्ष और विद्रोह से हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है। साक्षात्कार का अर्थ है हमें स्पष्ट बिल्कुल कि किस तरह, जैसे इंटरव्यू को कहते हैं हिंदी में साक्षात्कार, तो हम पूरी तरह से इस कविता के माध्यम से समझ गए थे कि उस समय हिंदुस्तानियों की स्थिति क्या थी। आम भारतीयों की जुबान पर बसी यह कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है, जो सन 1857 में झांसी की रानी का जो प्रमुख नाम आता है इस कविता में, उनके द्वारा हुआ, जिन्होंने ब्रितानी हुकूमत के दांत खट्टे कर दिए। बिल्कुल ये हुआ था। तो ये रचना बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। आइए आप सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। इस कविता को पढ़ने का एक अलग ही अंदाज है, एक अलग ही मतलब जोश, उमंग, क्योंकि ये कविता वीरता से भरी हुई है, ओज से भरी हुई है, विद्रोह से भरी हुई है। क्योंकि इस समय जो हिंदुस्तानियों की हालत थी, इस कविता में सन 1857 की क्रांति का पूरा वर्णन किया गया है कि किस तरह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने हौसले के साथ, अपने जज्बे के साथ, अपने मतलब यूं कहें कि मातृभूमि के प्रति प्यार, स्नेह, समर्पण की भावना को उजागर किया। तो आइए इसी जोश, इसी उत्साह के साथ हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे। जब रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार उठाई
तो जो सिंहासन थे ना, जिस राजगद्दी पर अंग्रेजों ने शासन कर लिया था, उनके सिंहासन भी कांप उठे थे कि अरे ये कहाँ से भूचाल आया। जैसे भूकंप जाता है, धरती हिलने लगती है, उसी तरह से जब वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को ललकारा था तो उनके मानो सिंहासन हिल उठे थे। ऐसा लगा जैसे कोई तूफान आ रहा हो। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। अब देखो, लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। 200 वर्ष। अब बूढ़ा भारत क्यों कहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि एक मनुष्य की जो औसतन आयु है वो 100 वर्ष, मान लो 100 वर्ष, ठीक है। तो 100 नहीं, 200 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहा था भारत। तो वो जो पूरी तरह से बेचारे थे, जो अंग्रेजों के अत्याचारों को सह रहे थे, तो उन जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनमें भी जैसे फिर से नई जवानी आ गई थी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड, संपूर्ण भारत, बिल्कुल ऐसा जोश, उमंग और उत्साह था कि वहां के बूढ़े से बूढ़े व्यक्तियों में भी जवानी का जोश उतर आया था। उसी जोश के साथ उन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया था। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। एक नारी ने अंग्रेजों को नाकों चने चब्बा दिए थे। हैरान हो गए थे बहुत कि ये क्या है, ये कौन है जो इस तरह से युद्ध लड़ने के लिए चली आ रही है। बहुत बहुत थर थर कांप गए थे वे। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। अब जो आजादी, जिनको लगता था भारतीयों को कि लगता है अब हम कभी भी इस गुलामी की जंजीर से आज़ाद नहीं हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने शायद सोच लिया था, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास शक्ति थी, सत्ता थी, हथियार थे, तोपें थी, बारूदें थी, हथगोले थे। शक्ति के माध्यम से उन्होंने भारत को अपने वश में कर लिया। तो गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, लेकिन जोश के आगे जो जोश रानी लक्ष्मीबाई का इन सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बताया है, उनके जोशीले भाषणों ने, उनके जोश ने, उनके उमंग ने जैसे सबके मन में एक नई चिंगारी को जन्म दिया और सब ने ऐसा ठान लिया कि दूर फिरंगी, फिरंगी मतलब अंग्रेज, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम इन अंग्रेजों को भारत से भगाकर ही दम लेंगे। हमारी मौत हो या हम कुछ भी हो, हम इनके सामने अब तो नहीं झुकेंगे। पहला आगाज था ये अंग्रेजों के विरुद्ध सन 1857 में, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। अब देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इसी कविता में रानी लक्ष्मीबाई के जीवन को बता दिया है कि कहाँ उनका जन्म हुआ, किसके साथ वे खेल कर पली बड़ी हुई थी, कैसे कहते ना कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। उन्होंने बचपन से ही किस तरह से, जैसे अक्सर बच्चे कैसे खेलते हैं, खिलौनों से खेलते हैं। यदि थोड़ा सा हम डिवाइड कर दें तो लड़कों का मैदान में खेलना कूदना रहता है, लड़कियां घर के अंदर खेलती हैं या कुछ अलग गुड्डा गुड़ियों का व्यवहार रचाना, इस तरह के।
लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के जो खेलने के तरीके थे ना, वो भी एकदम अलग थे। क्या थे? कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। नाना साहब का नाम आपने सुना होगा। तो जो कानपुर के नाना थे, उनकी मुंह बोली बहन भी थी, नाम छबीली। छबीली नाम से भी जानी जाती हैं रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई नाम पिता का, वह संतान अकेली थी, एक इकलौती संतान थी अपने पिता की। नाना के संग पढ़ती थी, वो नाना के संग खेली थी। बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी उनकी यही सहेली थी। जैसा मैंने अभी बताया कि बच्चों के खिलौने कुछ अलग रहते हैं, लेकिन देखिए रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उनकी सहेलियां कौन कौन थी? उनके खेलने के क्या खिलौने थे? कहीं बरछी, कहीं ढाल, कहीं कृपाण, कहीं कटार। इस तरह से उन्होंने बचपन से ही दिखता था कि ये क्या कर रही हो। बहुत बार उनको कहा गया कि मनु कि क्या खेल रही हो, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अरे चलो, किसी ने उनको बुलाया। जैसे उसकी जो एज ग्रुप वाली या उम्र दराज लड़कियां थी, आपने सीरियल में देखा होगा, एक मणिकर्णिका, एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी, हो सकता है आपने वो भी देखी हो। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से ही एक मूवी आई थी बहुत पहले, उसमें भी पूरा उनका वर्णन किया था, जो इस कविता की भांति ही था, वहाँ बिल्कुल प्रस्तुत दिखाया था, जैसे कि हम प्रत्यक्ष रूप से उन्हीं को देख रहे हों, ऐसी कहानी बताई गई थी। तो वो नहीं खेलती थी जैसे और साधारण बच्चे खेलते हैं। बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। शिवाजी महाराज, उनके बारे में सुनना, उनके बारे में पूछना। जहां कहीं भी वो किसी अपने से बड़ों से मिलती तो शिवाजी महाराज के बारे में पूछने लगती। वीर, जो पहले के वीर हिंदुस्तानी रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करने लगती। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे वहाँ जाना है, मुझे मौज करना है, मुझे मस्ती करना है। जब कभी भी वे बड़ों के साथ रहती, उनसे वीर गाथाएं सुनती थी। तो वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलो की मुँह, हमने सुनी कहानी थी। हमने हर एक भारतवासी के मुंह से उनके बारे में ये कहानी सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सच में आज भी इस कविता को पढ़ने में ऐसा रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या बात थी वो। क्यों ना हम आज उनका अंश मात्र भी यदि अपना लें, तो हम कैसे अपने आप को कमजोर मान लें। हमारे सामने अब अंग्रेज नहीं है, लेकिन हमारे सामने भ्रष्टाचार है। कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसी नीतियां कहें या कुरीतियां कहें, वो हैं। उन्हें उनका सामना करना होगा। अपनी सच्चाई के दम पर उन्हें यहाँ से भगाना होगा। अंग्रेज थे, गोला बारूद, औजार, सेना, सैनिकों की आवश्यकता थी। लेकिन आज तो ऐसा लगता है कि घर में ही घर के शत्रु बैठे हुए हैं। आज हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति लोभ, मोह, लालच के दलदल में धंस रहा है, और किस पर भरोसा किया जाए, किस पर नहीं, सोच भी नहीं सकते हैं। दुश्मन सेना थी अंग्रेजों की, दिख रहा था कि वो शत्रु हैं, लेकिन आज समझ में नहीं आता है कि कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है। ऐसे में बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि के साथ हमें पहले ऑब्जर्व करना होगा, पहले देखना होगा, उसको समझना होगा, फिर आराम से उस भ्रष्टाचारी का काम तमाम करना होगा। अर्थात काम तमाम करने का मैं ये नहीं कह रही कि तलवार उठा लीजिए और धड़ से सिर अलग कर दीजिए। कहने का तात्पर्य कि हमें उसके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना होगा। क्योंकि जब कभी भी जैसे भाई भतीजावाद हुआ या बहुत सारे ऐसे काम है जहां पर काबिल व्यक्ति रह जाता है, और जो भाई भतीजावाद है जिसको अंग्रेजी में नेपोटिज्म कहते हैं, वो कहीं दूसरे ही पद पर आसीन हो जाते हैं। तो इस कविता में यही बताया है कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उनके शौक, उनका पढ़ना लिखना, उनका खेलना कूदना एकदम असाधारण था। तभी तो इतिहास में युगों युगों से उन्हें याद किया जा रहा है और युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। भाई वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो तो स्वयं ही वीरता का अवतार थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता का अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की बात।
महाराष्ट्र ना, जिनकी शिवाजी की बात करें या हम और मराठी जो वीर सपूत थे उनकी बात करें, जिन्होंने बहुत युद्ध किए हैं, वीरता दिखाई है, तो बस ऐसा लगता था कि वे स्वयं उस वीरता का अवतार है। ऐसा लगता था अवतारी ही हैं वो। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों की वार। नकली युद्ध, व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। अब उनके खेल भी क्या होते? नकली युद्ध चल रहा है बचपन में भी, कहीं व्यूह की रचना हो रही। व्यूह मतलब किस तरह से चालाकी से चक्रव्यूह, या कहें हम जैसे आपने सुना होगा महाभारत का एक पात्र था अभिमन्यु, किस तरह से उसको चक्रव्यूह में फंसा लिया था। तो इस तरह के वो उनके खेल भी बड़े बुद्धिमानी और वीरता वाले होते थे। जब वो खेलती थी तो युद्ध खेलती, जैसे कहते हैं हम लंगड़ी नंगड़ी खेलें, छुपन छुपाई खेलें, उनके इन खेलों की जगह उनके क्या खेल हुआ करते थे? नकली युद्ध खेलना, व्यू की रचना करना और शिकार करना, ये उनके खेल हुआ करते थे। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। अब सैन्य घेरना, सैनिकों की घेराबंदी करना। दुर्ग क्या अर्थ होता है बेटा? किलों को तोड़ना, दुश्मन शत्रुओं को पराजित करना, ये सब उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। भवानी, जय भवानी, ये उनका नारा था, गूंज उठता था जय भवानी। और वे भी जिस तरह से मराठे पूजते हैं भवानी माँ को, उसी तरह से उनकी भी पूजनीय माँ भवानी ही थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों की वार। नकली युद्ध, व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो की मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो बोलिए झांसी वाली रानी थी। बिल्कुल सही। अब क्या है? हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। अब लक्ष्मी, मनु, मणिकर्णिका थोड़ी बड़ी हुई, अब उसकी सगाई हुई। ठीक है, तो झांसी के राजा के साथ उसकी सगाई हुई। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ, रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। सगाई हुई, विवाह हुआ राजा के, झांसी के राजा के साथ। तो सगाई के बाद फिर विवाह हुआ, दुल्हन बनकर आ गई और झांसी की रानी कहलाने लगी। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। ऐसा लगा जैसे किसी वीरांगना ने झांसी में कदम रख दिए हैं। ऐसा लगा जैसे जो मुरझाए हुए से चेहरे हैं, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आई है झांसी की। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक एक शब्द ऐसा लग रहा है कि बस हम उनकी वीरताओं को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। बस मैं आपसे ये कहना जरूर चाहूंगी कि इस भावना के साथ अपने आप को पूरी तरह से झांसी में ले जाइए। रानी लक्ष्मीबाई की जो वीरता है उसमें अपने आप को डुबो लीजिए, तब जाकर इस कहानी, इस कविता का आपको आनंद भी आएगा और आपको झांसी की रानी की वीरता का समाचार मिलेगा, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। पढ़ते तो बहुत हैं बेटा, बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन अनुभव वही कर पाते हैं जो इस कविता में, इस रचना में डूब जाते हैं, अपने आप को भारत की संतान अर्थात हिंदुस्तानी कहते हुए उसमें रम जाते हैं। तो आपको भी इसी तरह से सुनना है, देखना है, तब समझ में आएगी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब झांसी में कौन थे बताइए, किसके साथ शादी हुई थी? राजा का नाम क्या था?
दामोदर राव था, मोरोपंत था, क्या नाम था? बताइएगा जरूर कमेंट करके। आशा करती हूँ आपको सब पता होगा कि झांसी के राजा कौन से राजा थे जिनके साथ उनका विवाह हुआ। तो चित्रा ने, जैसे कि चित्रा ने अर्जुन को पा लिया हो, जैसे शिव से भवानी मां मिल गई हो, बस उसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई भी झांसी के राजा से उनका विवाह हुआ। तो बुंदेले हर बोलो कि हर एक व्यक्ति के मुंह से हमने उनकी कहानी सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। ऐसा लगा रानी के झांसी में कदम पड़ते ही जैसे झांसी का तो सौभाग्य ही उदित हो गया। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित, मुदित का अर्थ क्या होता है? प्रसन्नता। उदित हुआ सौभाग्य मुदित, महलों में उजियाली छाई। किंतु कहते हैं ना बेटा कि जहां खुशी है वहां दुख भी होगा, जहां सुबह है वहां रात भी होगी, जहां प्रकाश है वहां अंधकार भी होगा ही, क्योंकि ये सिक्के के दो पहलू हैं। हमेशा ना तो उजाला रहता है ना ही हमेशा दिन रहता है, तो खुशी हमेशा कैसे टिकती? उदित हुआ सौभाग्य मुदित, महलों में उजियाली छाई। किंतु क्या हुआ? किंतु काल गति चुपके काली घटा घेर आई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। जो तीर तलवार उठाकर जिसने खेलना सीखा हो, जिसके खिलौने बर्छी, ढाल और कृपाण रहे हो, उसे कब चूड़ियां भाई। तीर चलाने वाले कर में, कर अर्थात हाथों में, जो हाथ हमेशा वीरता की तरफ उठते हैं, उनमें कहाँ ये चूड़ियां भाती हैं भाई। तो तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई, और कुछ समय बाद राजा का देहांत हो गया। संपूर्ण कार्यभार और झांसी की जिम्मेदारी रानी लक्ष्मीबाई के कंधों पर आ गई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। विधि अर्थात विधि का विधान, जो नियति है, उसको भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। राजा के कोई संतान नहीं थी, इसी दुख के साथ राजा की मृत्यु हो गई। रानी दुख में चली गई। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी। अब झांसी के राजा की मृत्यु हो गई है, रानी बहुत कितनी है, लगभग 22-23 वर्ष की हैं। क्या हुआ होगा? शोक जैसे दुखों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा। अब क्या हुआ होगा? क्योंकि अंग्रेजों ने भारत पर अपनी सत्ता जमानी शुरू कर दी थी। क्या सामान्य जो स्त्रियां रहती हैं उन्हीं की भांति अंग्रेजों के समक्ष रानी लक्ष्मीबाई ने भी झांसी को हार दिया, या अपने आप को अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए, या कुछ कथा ही दूसरी थी? देखो, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। अब देखो, जो अंग्रेजों का लीडर था, ठीक है, उसे बड़ा शुभ समाचार मिला। अच्छा, झांसी के राजा मारे गए। बहुत खुश हुआ कि अब तो झांसी हमारे वश में होगी, अब झांसी को हम लूट लेंगे। इस तरह से बहुत खुश हुआ वो, क्योंकि राजा की मृत्यु हुई। बुझा दीप मतलब जब राजा की मृत्यु हुई तो उसको दीपक बुझा हुआ कहा है। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया कि अब झांसी पर कब्जा किया जा सकता है, अब झांसी को हड़पा जा सकता है। फौरन कोई देर नहीं की उसने, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। जल्दी से, बिल्कुल बिना किसी विलंब के उसने फौजें भेजी, सेना भेजी,
और किले पर जाकर अपना झंडा फहराने लगा। अब क्या हुआ होगा? क्या झांसी पर कब्जा कर पाया होगा डलहौजी? फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब लावारिस हो गई थी झांसी, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई थी, तो लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी में आ गया। अभी जो कि एक स्वतंत्र थी झांसी, अब ब्रिटिशर्स उसमें आ गए। देखो, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। जब रानी पूरे शोक में डूबी हुई थी और उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने दुर्ग पर, किले पर अपना झंडा फहरा दिया है और झांसी को अपने कब्जे में कर लिया है, क्या किया उन्होंने? अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ झांसी में सन्नाटा छा गया हो। किसी के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। सब जैसे डर गए, सहम गए राजा की मृत्यु के बाद। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। राजधानी छिन गई, बातों बात में ही लखनऊ को अपने कब्जे में कर लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर पर भी घात। नागपुर चला गया, लखनऊ चला गया, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सब के सब पर अंग्रेजों ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। जगह जगह जाकर अंग्रेजों ने अपना झंडा फहरा दिया। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रपात, जबकि सिंध पर, पंजाब पर अभी अभी अंग्रेजों ने कब्जा किया था। बंगाले, मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी। जिस तरह से उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, इन पर अंग्रेजों ने अपना शासन पूरी तरह से बरपा दिया था, उसी तरह से बंगाले, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। अब बंगाल और मद्रास की भी इसी तरह की कहानी बन गई। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं जब तक जिंदा हूं झांसी पर कोई भी पांव नहीं रख सकता। और अश्रु आंसुओं को पोंछकर स्वयं मां भवानी की तरह रूप धारण कर तलवार, कटारी, धनुष बाण लेकर खड़ी हो गई अंग्रेजों के सामने। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। अब लेफ्टिनेंट आ गया कि अच्छा, झांसी पर कब्जा नहीं करने दे रही है। कौन? वहां की रानी लक्ष्मीबाई। अच्छा, तो उसने कहा अभी मैं जाता हूं और उसके साथ द्वंद्व करता हूं। जख्मी होकर वॉकर भागा, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई साक्षात महाकाली के अवतार की तरह उस पर ऐसे टूट पड़ी कि वॉकर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागा। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा। उसे अजब हैरानी थी, उसको लगता था कि मैं जाऊंगा। कौन है? स्त्री, नारी, अरे उसको तो मैं जरा में हरा दूंगा और झांसी पर अपना झंडा फहरा दूंगा। लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता, जोश और उनके जज्बे को देखकर वॉकर घबरा गया।
जख्मी था, घायल था और वहां से भाग गया। बहुत हैरान था कि ये क्या है, क्या ये साक्षात महाकाली का अवतार है, दुर्गा का अवतार है। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हर एक व्यक्ति के मुंह से हमने यही कहानी सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी, सिर्फ वही नहीं कि भाई अपने किले की ही उन्होंने रक्षा की, अब आगे बढ़ी। रानी बढ़ी, कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। 100 मील, 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं, हम जानते हैं कि नहीं बेटा? हाँ, कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6। तो 100 मील लगातार बढ़ती जा रही, घोड़े पर सवार होकर। रानी बढ़ी, कालपी आई, कर 100 मील, मतलब लगभग 150 किलोमीटर से भी ज्यादा। रानी बढ़ी, कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा था, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। लेकिन घोड़ा भी कब तक चलता? आखिर घोड़ा थक कर भूमि पर गिर गया और तुरंत स्वर्ग सिधार गया। फिर भी रानी ने हार नहीं मानी। तो घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। फिर यमुना के तट पर अंग्रेजी सेना मिली और अंग्रेजों ने हार खाई रानी से। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अब वहां से वे आगे बढ़ी और ग्वालियर पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। सोच लो, अंग्रेजों का जो मित्र था सिंधिया, उसको भागना पड़ा। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी। अब अंग्रेजों की सेना तो बहुत सारी थी। ग्वालियर पर अधिकार किया, भारतीय ध्वज फहराया, लेकिन फिर से अंग्रेजों की सेना आ गई। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। अब वॉकर भाग गया, सेना पराजित हो गई। अब जनरल स्मिथ आया, लेकिन उसने भी मुंह की खाई। काना और मुंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में, सच में युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। रानी लक्ष्मीबाई का ही दूसरा रूप कह सकते हैं आप काना और मुंदरा को। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। पीछे से वार किया इस अंग्रेजी धोखेबाज ने। हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर भी क्या किया? ऐसा नहीं कि पीछे से उसने वार किया तो वो हार मान गई होंगी, बिल्कुल नहीं मानी। अंतिम सांस तक लड़ती रही। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। किंतु सामने नाला आया, था यह संकट विषम अपार। इतना बड़ा नाला आ गया कि अब क्या किया जाए। वो जो उनका घोड़ा था वो तो पहले ही घायल होकर स्वर्ग सिधार चुका था। फिर नए घोड़े पर सवार हुई तो घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। इतना बड़ा नाला उनके सामने आया, नया घोड़ा था, अड़ गया, आगे ही नहीं बढ़ा। क्या करती रानी? घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, अंग्रेजी सैनिक आ गए। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। एक अकेली रानी और अंग्रेजों की सेना चारों तरफ से उन पर वार किए जा रही थी। घायल होकर गिरी सिंहनी,
आप देखिए कविता में कितने अच्छे से उन्हें संज्ञा दी गई है, उनका बखान किया गया है कि घायल होकर गिरी सिंघनी। सिंघनी जानते हो, पहले उन्होंने बताया इस कविता में कि साक्षात देवी दुर्गा का रूप लग रही थी, फिर सिंघनी के समान। घायल सिंघनी के पास भी कोई जाकर बता दे, अरे मरी हुई सिंघनी के पास जाने से डर लगेगा हमें। समझ में आया? सिंघनी की संज्ञा दी है उनको। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। अभी तक घोड़ों पर सवार होकर जिन्होंने अंग्रेजी सेना को नाकों चने चबवाए, अब उनकी सवारी थी चिता। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। अब चिता ही उनकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल, देखो बेटा, रानी लक्ष्मीबाई की ये जो वीरता की कहानी हम पढ़ रहे हैं ना, उनकी उम्र सिर्फ 23 बरस की थी। 23 साल, जिसमें अभी कहा जाता है कि बच्चे हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं। 23 वर्ष की उम्र को छोटा माना जाता है, केवल 23 वर्ष की। अभी उम्र कुल 23 की थी। मनुज नहीं अवतारी थी। सच में वो मनुष्य नहीं थी, वो तो अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। वो मनुष्य नहीं, वो तो अवतारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब हम करेंगे इसकी व्याख्या, जानेंगे इसके अर्थ। शुरुआत से हम चलते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनी तो उन्होंने भारतीय जनता में आजादी का मंत्र फूंक दिया। अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बनाए गए राजाओं ने भी अंग्रेजों से युद्ध करने का संकल्प लिया। क्रोध में उनकी भौएं तन गई, भ्रुकुटी तानी थी और देश में उथल पुथल मच गई। भारत जो आजादी की आशा ही छोड़ चुका था, उसमें एक नई आशा जागी। अब सबको लग रहा था कि अपनी आज़ादी जो उन्होंने खो दी है वह अत्यंत कीमती थी, इस आज़ादी को वापस लेना होगा। अब सब ने भारत के से अंग्रेजों को खदेड़ने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार सन 1857 में फिर से अतीत के गौरव की वह तलवार युद्ध में चमक उठी। तो बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी का अर्थ समझे बेटा, कि अतीत के गौरव की वह तलवार जो मराठे वीर योद्धाओं ने दिखाई थी, उसी तरह से वो तलवार फिर से चमक उठी। इस कहानी को बुंदेलखंड के हरबोले हमेशा गाते हैं कि झांसी की रानी ने अंग्रेजों के साथ पुरुषों की भांति जमकर युद्ध किया और उनके दांत खट्टे कर दिए। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। उन्होंने बचपन में ही उनका नाम छबीली रखा था। कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी और उन्होंने छबीली कहा करते थे क्योंकि वो बड़ी चंचल थी। लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। बचपन में नाना के साथ पढ़ती थी, उन्हीं के साथ खेलती थी।
बचपन उनके प्रिय खेल थे बर्छी, ढाल, तलवार, कटारों से खेलना, यही उनके खिलौने थे। उन्हें अपनी सहेलियों की तरह प्रिय थे। लक्ष्मीबाई बचपन से ही साहसी थी। वीर शिवाजी की वीरता की कहानियां उन्हें बचपन से ही याद थी। यह कहानी बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से हमने सुनी है कि लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह अंग्रेजों से खूब लड़ी और अपने अंतिम सांस तक उनका मुकाबला किया। थर थर कांप उठे थे अंग्रेज। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी? मनुज नहीं, अवतारी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की धार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। उनकी आराध्य भी मां भवानी थी। रानी, झांसी की रानी कविता के इस पद में कवयित्री ने बताया है कि लक्ष्मीबाई व्यूह रचना करना, तलवारबाजी, लड़ाई का अभ्यास, दुर्ग तोड़ना, इन सब खेलों में माहिर थी। मराठाओं की कुलदेवी भवानी उनकी भी पूजनीय थी। वे वीर होने के साथ साथ धार्मिक भी थी। यहां पर मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि धर्म हमें सिखलाता है कि हम किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ें। धर्म हमें कदापि अंधविश्वास से नहीं जोड़ता बेटा। जो सोचते हैं ना कि धर्म धार्मिक यदि होंगे तो हम अंधविश्वासी हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अंधविश्वास जब हमें घेर सकता था तब हम शिक्षा से दूर थे, बल्कि अब तो हम शिक्षा के निकट हैं। और धर्म का अर्थ होता है सच्चा कर्म। ठीक है, धर्म हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है, विज्ञान हमें सिखाता है कि हमें कैसे करना है। तो वे धार्मिक भी थी वीरता के साथ साथ। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। जिस तरह से चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से भवानी मिली, उसी तरह से राजा के साथ उनका विवाह हुआ। लक्ष्मीबाई वीरता की साकार मूर्ति थी। उनकी सगाई झांसी के राजा के साथ हो गई और वे विवाह करके झांसी की रानी बन गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वीरता का विवाह संपन्नता के साथ हुआ हो। राजभवन में बधाइयां बजी, खूब खुशियां मनाई गईं। भाट लोग उनकी प्रशंसा के गीत गाते थे। उन्होंने झांसी के राजा को उसी प्रकार प्राप्त किया था जैसे चित्रा ने अर्जुन को और पार्वती जी ने मां पार्वती जी ने महादेव शिव को। यह कहानी बुंदेलखंड के हरबोले गाते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से वीर पुरुषों की तरह वीरता से युद्ध किया था। उदित हुआ सौभाग्य मुदित, महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके से काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। कोई संतान नहीं थी, निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। जब राजा की मृत्यु हुई तो पूरी जो झांसी थी उसमें शोक छा गया। रानी भी बहुत दुखी हुई, विकल्पित हुई, स्वाभाविक है। ऐसे में क्या हुआ अभी आगे देखेंगे। रानी जब विवाह करके झांसी आई तो ऐसा लग रहा था मानो सौभाग्य उदय हो रहा है। महल में प्रसन्नता का वातावरण था, किंतु काल की गति को कोई नहीं जान सकता। काल कभी ठक ठक नॉक नॉक करके नहीं आता, मे आई कम इन करके नहीं आता, अचानक से आ जाता है। तो बस ऐसा ही कुछ हो गया। वहां दुख के बादल कब छा गए किसी को पता ही नहीं चला। विधाता को भी रानी के तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियां नहीं सुहाई। राजा की असमय मृत्यु से रानी विधवा हो गई। उनके कोई संतान भी नहीं थी। अब रानी के शोक का ठिकाना नहीं रहा। ऐसा बुंदेलखंड हरबोले गाते हैं कि झांसी की रानी ने अंग्रेजों से पुरुषों की भांति वीरता से युद्ध किया। बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आए। जैसे ही डलहौजी को पता चला कि झांसी के राजा की मृत्यु हो गई, तुरंत उसने अपनी सेना को भेजकर जाओ
झांसी पर हमारा ध्वज लहराओ, और झांसी पर कब्जा कर लिया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, क्योंकि रानी तो पूरी तरह से शोक में डूबी हुई थी, झांसी हुई वीरानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे झांसी बस हम सब से छिनने ही वाली है, अब क्या होगा। जब राजा की मृत्यु हुई तो अंग्रेज गवर्नर डलहौजी बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत खुशी हुई उसको कि अब झांसी पर भी हम कब्जा करेगा पूरी तरह से। उसने सोचा कि अब झांसी का राज हड़पने का अच्छा मौका है, क्योंकि राजा तो मर चुका है, राजा की तो मृत्यु हो गई। उसने अपनी फौजें झांसी की ओर भेज दी और किले पर अपना झंडा फहरा दिया। वह लावारिस झांसी का वारिस मालिक बन बैठा। रानी को इससे बड़ी भारी पीड़ा हुई। आंखों में आंसू, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। आंखों में आंसू भरकर उसने देखा कि झांसी पराई हुई जा रही है। बुंदेलखंड के हरबोले गाते हैं कि झांसी की रानी ने मर्दों की भांति अंग्रेजों से वीरतापूर्ण युद्ध किया। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर पर भी घात। दिल्ली चली गई, दिल्ली की बात की गई है बेटा यहां पर, ये दिल्ली, ठीक है, राजधानी दिल्ली, उस पर कब्जा कर लिया। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, लखनऊ भी अपने कब्जे में आ गया, अर्थात अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर पर भी घात, उन्होंने कैद कर लिया था वहां के पेशवा को। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, सब के सब अंग्रेज अपनी सत्ता जमाते जा रहे थे और अपना ध्वज फहराते जा रहे थे। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रपात, बंगाले, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अंग्रेजों ने दिल्ली, लखनऊ को बड़ी आसानी से अपने कब्जे में कर लिया। उन्होंने पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया। नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि का तो कहना ही क्या। उन्होंने सिंध, पंजाब, ब्रह्मपुत्र, बंगाल, मद्रास आदि नगरों समेत पूरे भारत को धीरे 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 अपने अधीन कर लिया। बुंदेलखंड के हरबोले इसी कहानी को तो गाते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जो मर्दों के समान अंग्रेजों से वीरता के साथ लड़ी थी और हार नहीं मानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों ने, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। अब जैसे ही वॉकर आया, देखो लेफ्टिनेंट वॉकर आ गया कि अब बस झांसी के किले पर झंडा फहराना है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, रानी लक्ष्मीबाई अपनी तलवार खींचकर उसके सामने आ गई। ऐसा लगा जैसे आसमान में बिजली कौंध गई है। घबरा गया वो, देखो जरा क्या हुआ, जख्मी होकर वॉकर भागा। उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनके अद्भुत युद्ध कौशल की कहानियां झांसी के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। युद्ध के दौरान वे पुरुष के रूप धारण कर बरपाती हैं, कोई भय उन्हें छू तक नहीं सकता है। अंग्रेजों से छिड़े भीषण युद्ध में अंग्रेजों की सेना का लेफ्टिनेंट वॉकर रानी से युद्ध करने के लिए आगे आ गया। उसने सोचा कि अब मैं खुद जाऊंगा और रानी से युद्ध करूंगा। देखो उसका क्या हाल हुआ। रानी ने अपनी चमचमाती तलवार खींच ली और इसके साथ ही दो बिना बराबरी के योद्धा, बिना बराबरी के समझ रहे हो आप, एक पुरुष वो भी अच्छा खासा योद्धा, दूसरी महिला नव युवती, ठीक है, तो इसीलिए लिखा है यहां पर बिना बराबरी के योद्धा, एक पुरुष और एक महिला में युद्ध प्रारंभ हो गया। जैसे द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया, किंतु रानी लक्ष्मीबाई के रण कौशल के आगे उसकी एक ना चली और वह शीघ्र ही घायल होकर मैदान छोड़कर भाग गया। लेफ्टिनेंट वॉकर, उसे एक महिला की यूं वीरता प्रदर्शन पर काफी आश्चर्य था कि यह है कौन, ये कैसे हो सकता है। घबराया हुआ था, जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा कि वो तो
कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो कोई अवतारी है। बुंदेलखंड के हरबोले इस कहानी को गाते हैं कि झांसी वाली रानी ने मर्दों की तरह साहस से अंग्रेजों से खूब डटकर युद्ध किया था। रानी बढ़ी काल पे आई, कर 100 मील निरंतर पार। 100 मील, 1 मील में लगभग 1.6 किलोमीटर होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? लगभग 150 से अधिक किलोमीटर चली आ रही थी अपने घोड़े पर सवार कि कौन है जो मेरी झांसी को अपने कब्जे में लेना चाहता है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इस वीरता के साथ वे आगे बढ़ती आ रही थीं, अपने घोड़े पर सवार थीं। लेकिन विधाता के खेल निराले हैं। घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। जब युद्ध पूरी चरम सीमा पर था, अंग्रेज डरे हुए थे क्योंकि वॉकर जो था वो घबराया हुआ। उसने बताया कि रानी जो है वहां की वो बड़ी खतरनाक है। उनके मन में डर थी, दहशत थी। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा और स्वर्ग सिधार गया। तुरंत रानी ने फिर भी अपने आप के साहस को कम नहीं होने दिया, नए घोड़े पर सवार हुई। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। रानी ने फिर अंग्रेजों के साथ जमकर युद्ध किया और फिर से अंग्रेज हार गए। विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अब धीरे धीरे आगे बढ़ी, ग्वालियर तक पहुंची और वहां भारतीय झंडा फहरा दिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बेटा, हर जगह जयचंद होते ही हैं। कहते ना कि जब कुछ लोग शत्रुओं से मिल जाते हैं तब जाकर हमें बड़ी क्षति पहुंचती है। तो ऐसे ही अंग्रेजों का मित्र सिंधिया बन गया था, जिसने रानी के भय से राजधानी छोड़ दी और वो भाग गया। बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी पर जब अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर लिया तो रानी लक्ष्मीबाई ने उनके विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया। इसी क्रम में वह अपनी एक छोटी सी टुकड़ी के साथ लगभग 100 मील का लंबा सफर तय करके कालपी पहुंची। इतनी लंबी दूरी और वह भी लगातार बेटा, लगातार। ऐसा नहीं है कि कहीं रुक जाए। अत्यधिक थकान के कारण रानी का प्रिय घोड़ा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पल उसकी मृत्यु हो गई। घोड़े की मृत्यु से रानी को झटका लगा, किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस बीच अंग्रेजों को रानी के कालपी पहुंचने की सूचना मिल चुकी थी कि रानी लक्ष्मीबाई कालपी आ गई है। फिर अंग्रेजों की सेना आती है। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था। वॉकर हार कर भाग गया था, सेना हार कर भाग गई थी। अब जनरल स्मिथ खुद आया, मैं खुद जाऊंगा उससे युद्ध करने। फिर उसने भी मुंह की खाई थी, रानी से परास्त हुआ। कान्हा और मधुरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं हम कि रानी लक्ष्मीबाई का प्रतिरूप थी उनकी सखियां, जिनके सामने भी अंग्रेजी सेना टिक नहीं पाई। बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की भांति उन्होंने भी अंग्रेजी सेना का संहार किया। पर देखो बेटा, हुआ क्या कि युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। कभी पीठ पर वार नहीं किया जाता। लेकिन जब रानी लक्ष्मीबाई युद्ध कर रही थी, जनरल स्मिथ तो हो गया, युद्ध कर रही थी, उसके बाद पीछे से यूरोज आ गया और रानी पर वार कर दिया। पर पीछे यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई से मिली करारी हार से बौखला कर अंग्रेजों ने बहुत बड़ी सेना लड़ने के लिए भेजी कि एक अकेली लेडी ऐसे कैसे कर सकती है, भारी सेना भेजी जाए। भारी सेना आई, एक अकेली रानी घोड़े पर सवार, कोई सेना नहीं। कुछ सखियां थी उनके साथ। इस बार अंग्रेजी सेना का प्रमुख जनरल स्मिथ था, किंतु उसकी एक ना चली
और रानी लक्ष्मीबाई और उनकी दो सहेलियां कान्हा और मुद्रा ने युद्ध के मैदान में अंग्रेजी सेना पर कहर बरपाते हुए जनरल स्मिथ को भी पराजित कर दिया। पर देखते ही देखते एक नए दल बल के साथ पीछे से यूरोज लड़ने के लिए युद्ध मैदान में आ पहुंचा। रानी और उसकी छोटी सी सेना अब बुरी तरह घिर चुकी थी। बुंदेलखंड के हरबोले इसी कहानी को गाते हैं कि झांसी वाली रानी ने मर्दों की तरह साहस से अंग्रेजों से खूब डटकर युद्ध किया। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक, शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी शत्रुओं से घिरी हुई थी, किंतु वह बड़ी वीरता से उन्हें मारकर अपने लिए रास्ता निकाल लेती थी। किंतु एक नाले के पास घोड़े के अड़ जाने से शत्रुओं ने उन्हें फिर से घेरने का मौका पा लिया। देखो, शत्रुओं से तो वे घिरी थी, किंतु वह बड़ी वीरता से उन्हें मारकर अपने लिए रास्ता निकाल सकती थी, लेकिन नाले के आ जाने से घोड़ा आगे ही नहीं बढ़ा और शत्रुओं को उन्हें फिर से घेरने का मौका मिल गया। युद्ध में रानी बुरी तरह घायल हो गई। इस प्रकार वह बहादुर सिंह ने लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने आज भी उनकी गौरव गाथा सुनी है और वे गौरव गाथा गाकर बताते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया था। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी। हाँ, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वर्ग सिधार गईं। अब उसकी अलौकिक सवारी स्वर्ग का विमान था। उसकी आत्मा का तेज परमात्मा के तेज से मिल गया। रानी ने मोक्ष प्राप्त किया। वह इसकी सच्ची अधिकारिणी भी थी। 23 साल की उम्र में उसकी वीरता को देखकर ऐसा लगता था कि वह कोई मनुष्य नहीं, बल्कि अवतार लेकर कोई देवी आई हो। वह स्वतंत्रता की देवी हमें एक नया जीवन देने आई थी। वह हमें स्वतंत्रता का रास्ता दिखा गई कि कभी भी अपने हौसले में हार नहीं माननी है, कभी भी अपने आप को निराश नहीं करना है। अकेले दम पर अंग्रेजी सेना का मुकाबला, अच्छे अच्छे योद्धाओं का मुकाबला किया उन्होंने। हमें सिखा गई वे कि हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए कितना आगे बढ़ना होगा। सिखा गई हमें कि हम किसी से कम नहीं हैं। यदि जोश, जुनून, साहस, देशभक्ति ये सब हमारे साथ है तो यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। वह स्वतंत्रता की देवी हमें एक नया जीवन देने आई थी। वह हमें स्वतंत्रता का रास्ता दिखा गई और अपने देश को स्वतंत्र कराने का पाठ पढ़ा गई। बुंदेलखंड के हरबोले इस कहानी को गाते हैं कि वह मर्दों जैसे युद्ध करने वाली रानी जो बड़ी वीरता से लड़ी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ही थी। धन्य है रानी लक्ष्मीबाई। ये जो कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई है, इसी तरह से वीरता, जोश और उत्साह के साथ हमें
हमेशा जब कभी हमें लगे ना कि छोटी सी परेशानी से हम घबरा गए, बेटा अपनी किताब उठा लेना और पढ़ लेना, साथ ही साथ वीडियो देख लेना मैग्नेट ब्रेन्स पर। आपको साहस मिलेगी, शक्ति मिलेगी, आपको हौसला मिलेगा और छोटी मोटी परेशानियों को तो आप चुटकियों में दूर कर देंगे। हमें सिखा गई हैं, वो हमें रास्ता दिखा गई है। आइए हम चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, भ्रुकुटी तानी थी। तो भ्रुकुटी का अर्थ होता है भौं। भौं जानते हैं, ये वाली आईब्रोज जिनको कहते हैं। फिरंगी, अंग्रेज, मर्दानी, वीरांगना, बहादुर स्त्री। वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना। खिलवाड़, खेल। सुभट, दक्ष, निपुण। विरुदावली, विस्तृत यशोगान। निसंतान, बिना संतान के। लावारिस, देखभाल नहीं करने वाला। वारिस, औलाद, संतान। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। ऐसा लगा कि झांसी अब पराई होने वाली है। अश्रुपूर्ण मतलब आंसू से भरा हुआ, वीरानी मतलब सूनी, राजा की मृत्यु हो गई थी, लावारिस हो गई थी झांसी। द्वंद्व, दो योद्धाओं के बीच में जो युद्ध होता है वो द्वंद्व युद्ध कहलाता है। मनुज, हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी। मनुज नहीं अवतारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई जो हमको सीख सिखानी थी। तो मनुज का अर्थ है मनुष्य, वो मनुष्य नहीं थी। कवयित्री ने बहुत अच्छे से रचना की है कि ऐसा लगता था जैसे वो मनुष्य नहीं, वो तो साक्षात महाकाली, महादेवी, महादुर्गा का रूप थी जो हमें रास्ता दिखा गई। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बहुत ही प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपने बहुत ध्यान से सुना, समझा। और जब कभी भी निराशा का एक पल भी आपको छूकर गुजरे ना, यूं भगाना उसको, जाओ, हम सामना करना जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नेट ब्रेन्स में इसी तरह से आपको हर एक पार्ट की व्याख्या, प्रश्नोत्तर, बहुविकल्पी प्रश्न, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, हर एक पार्ट के 4 वीडियोस आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूंगी। तो बने रहो हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन, वो भी सभी स्टेट्स बोर्ड्स, सभी विषय की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।